यहाँ पर आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ 100 नंबर का बिल्कुल बोर्ड की कॉपी। जी हाँ, ये 100 नंबर वाली बोर्ड की कॉपी है। सर, आप इसमें क्या क्या बताएंगे? सबसे पहले मैं आपको जो ये पेपर है, ये मैं पूरे पेपर का इसमें मैं सोल्यूशन किया हूँ, बोर्ड की कॉपी पर किया हूँ। ये 100 नंबर वाली बोर्ड की कॉपी है। अगर ये आप कॉपी तैयार करते तो 100 में 100 आपकी तैयारी हो जाएगी। इसलिए आप पूरा देखिए, मैं हर एक चीज को बहुत अच्छे से इसमें समझाऊंगा। साथ ही साथ प्रश्नों के उत्तर को मैं बहुत डिटेल के साथ समझाऊंगा। यदि आप एक स्मार्ट बच्चे हैं, यदि आप चाहते हैं अच्छा नंबर गेन करना है, तो बिल्कुल आप इस वीडियो को 22 फरवरी से पहले देख लीजिए। यानी कि आपका जो पेपर है उसके पहले आप इसको देखकर तभी जाइएगा। ये नहीं कि आप इसको देखे नहीं और आप पहुंच गए एग्जाम देने के लिए, तो ऐसी आप भयानक वाली गलती मत करिएगा, नहीं दहशत में आ जाएंगे फिर सर। ठीक है ना? तो इसको आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है यार, और पेपर में आएगा तो बस आपको छापना है और ज्यादा कुछ आपको करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और आप टेंशन मत लीजिए, बहुत ज्यादा चिंता नहीं करना है, आप पास हो जाएंगे। ठीक है ना? चलिए, सबसे पहले देखिएगा, आपके जो पेपर होता है उसमें दो खंड होते हैं। एक खंड क होता है, एक खंड ख होता है। सबसे पहले इस बात का आप चुनाव करें कि किस खंड का आप उत्तर देना चाहते हैं। क्या खंड क का उत्तर देना चाहते हैं या फिर सर खंड ख का उत्तर देना चाहते हैं? जिस खंड का आपको उत्तर देना है, सबसे पहले आप उस खंड को यहाँ पे आप लिख लेंगे। ठीक है ना? अब इसके बाद खंड ख में प्रश्नोत्तर संख्या पहले का क होता है, तो ऊपर पहले का क डालेंगे। उसके बाद दो लाइन, ये जो पटरी होती है, इस प्रकार से पटरी आती है, उसके द्वारा आप खींच देंगे। खींचने के बाद आपके पास टाइम है तो आप प्रश्न लिखिएगा, टाइम नहीं है तो डायरेक्ट आप उत्तर लिखना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? चंद छंद वर्णन की महिमा, कामायनी, प्रियप्रवास, रामचरितमानस। तो जो खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना माना जाता है, चंद छंद वर्णन की महिमा को माना जाता है। किसको माना जाता है सर? चंद छंद वर्णन की महिमा को माना जाता है। उसके बाद अगला यहाँ पे, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका जो राइट आंसर सर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर वो आपका निकल के आएगा सर। यहाँ पे देखेंगे, हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम क्या है सर? बालकृष्ण भट्ट है सर। क्या है? बालकृष्ण भट्ट है। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या पहले का ग है सर। क्या है? बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है सर। क्या है? तो वो है मेरी असफलताएं। बाबू गुलाब राय की क्या है? आत्मकथा है। मेरी असफलताएं सर किसकी है? बाबू गुलाब राय की सर आत्मकथाएं हैं। ठीक है ना? अगला यहाँ पे प्रश्न है, अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है सर जी? अतीत के चलचित्र जो है महादेवी वर्मा की एक संस्मरण है सर। क्या है? संस्मरण, यानी कि राइट ऑप्शन आपका बी वाला हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका पहले का अंगा वाला प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पे, जीवन और दर्शन की रचनाकार का नाम क्या है सर जी? तो जीवन और दर्शन की जो रचनाकार का नाम है वो है डॉक्टर शमपूरानंद। कौन है? जीवन और दर्शन की रचनाकार का सर नाम है। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का क है यहाँ पे। अब देखिए, पहले में आपके 5 बहुविकल्पी और दूसरे में भी आपके 5 बहुविकल्पी। हरी घास पर क्षण भर की रचनाकार कौन है सर जी? भवानी प्रसाद मिश्र, बालकृष्ण भट्ट नवीन, याज्ञेय, या फिर नागार्जुन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अज्ञेय। तो हरी घास पर क्षण भर की रचनाकार का नाम सर क्या है? अज्ञेय है। ठीक है ना? अगला सर यहाँ पे प्रश्न है दूसरे का ख, हरिऔध जी की कृति नहीं है, चुभदे चौपदे, प्रियप्रवास, चित्राधार, वैदेही वनवास। तो सर चित्राधार जो है यह हरिऔध जी की कृति नहीं है। चित्राधार सर हरिऔध जी की कृति नहीं है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा का ग है प्रश्न, साहित्य लहरी के रचयिता है सर। कौन है? तो साहित्य लहरी के रचयिता जो है सर जी सूरदास है। सूरदास किसी है सर? साहित्य लहरी के सर रचयिता क्या है सर? नाम है। उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न है सर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। दूसरे का घ है, नौका विहार कविता किस कृति से अवतरित है सर? गुंजन से, वीणा से, पल्लव से, या फिर युगांत से। तो जो सर नौका विहार है सुमित्रानंदन पंत की, यह जो काव्य कृति है गुंजन से अवतरित है सर। किससे अवतरित है सर नौका विहार? गुंजन से सर अवतरित है। उसके बाद दूसरे का अंगा यहाँ पे, दूसरा सप्तक के कवि सर कौन है? तो जो दूसरे सप्तक के कवि हैं सर जी वो है आपके यहाँ पे गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर सर दूसरे सप्तक के क्या है सर? कवि हैं। ठीक है ना? सॉरी, भवानी प्रसाद। भवानी प्रसाद है यहाँ पे। कौन है सर? भवानी प्रसाद है। क्लियर है? उसके बाद आपके प्रश्नोत्तर संख्या 3 आएगा। जो 3 रहेगा यह आपका क्या रहेगा सर जी? गद्यांश रहेगा। क्या रहेगा सर? गद्यांश रहेगा। वो भी 10 नंबर का आपका गद्यांश रहेगा पेपर में। अब जो 10 नंबर का गद्यांश है, यदि आपके पास टाइम है तो आप सेम टू सेम उतारिएगा, टाइम नहीं है तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट प्रश्नों का उत्तर देंगे। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं आपसे बोला था ये 100 नंबर वाली भाई कॉपी है।
चिंता ना करो, 100 नंबर वाली, 100 में 100 आपको पक्का इसमें मैं दिलवाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक गद्यांश दिया है, गद्यांश है क्या, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल करना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे, पृथ्वी की वसुंधरा क्यों कहा जाता है। तो पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहते हैं, तो धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं, इसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। यही इसका आंसर होगा। देखिए यही चीज यहाँ पे लिखा गया है, थोड़ा सा और अच्छे से लिख दिया गया है। पृथ्वी को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि धरती माता की कोख में अनेक प्रकार की मूल्यवान रत्नें भरी हुई, यानी कि वो अपने अंदर अनेक प्रकार की मूल्यवान रत्नों को धारण की हुई हैं। उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न है, देखिएगा, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। तो पृथ्वी की देह को दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। अब देखिए यही चीज लिखा गया है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा गया है। पृथ्वी की देह को पहाड़ों से बहने वाली नदियों और साथ ही साथ नदियों के साथ बहा कर लाने वाली उपजाऊ मिट्टी तथा धरती पर उगने वाले सुंदर वृक्ष, ये सभी वस्तुएं धरती को क्या है, सजाया और संवारा है। अगला यहाँ पे प्रश्न है सर, क्या है यहाँ पे, हमारे आर्थिक अभ्युदय के लिए क्या आवश्यक है। तो हमारे आर्थिक अभ्युदय के लिए, भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल क्या है सर, अत्यंत आवश्यक है। ये चीज यहाँ पे लिखा गया, देखिए, हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए नदियों द्वारा, हमारे आर्थिक अभ्युदय के लिए, ये गलत है, हाँ, नदियों द्वारा पहाड़ों को पीस पीस कर लाई गई मिट्टियों की जांच पड़ताल करना क्या है, अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद यहाँ पे है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो मैंने आपसे बोला था, अगर आपको कहीं धरती शब्द दिखाई दे, पृथ्वी शब्द दिखाई दे, तो कहाँ से लिया गया है, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। और राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है सर, वासुदेव शरण अग्रवाल है, बस यही छापेंगे। अगला है पहाड़ों को किसने पीसा है। तो पहाड़ों को दिन रात बहने वाली नदियों ने पीसा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सब कुछ इंपॉर्टेंट है यार। कॉपी लिखने का तरीका भी आपको मिल गया, साथ ही साथ आपको ये भी मिल गया सर कि हमें आंसर कैसे लिखना है, आपको कैसे क्या करना है, हर चीज आपको इसी वीडियो में आपको पता चल गई। अगला प्रश्नोत्तर संख्या 4 है। यहाँ पे प्रश्न क्या है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे पद्यांश है क्या सर, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाब रंग, मोह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छविधाम। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक तथा कवि का नाम उल्लेख कीजिए। तो क्या लिखेंगे, उपयुक्त पद्यांश कामायनी के श्रद्धा सर्ग शीर्षक से अवतरित है और इसके कवि छायावाद के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद है भाई साहब। उसके बाद यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, किसका, यहाँ से, खिल रहा हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। अब इसी क्या करना है, बढ़ा चढ़ा के लिखना है, अर्थात क्या लिखेंगे, रेखांकित पंक्तियों में रचनाकार नायिका श्रद्धा का अनुपम सौंदर्य वर्णन करते हुए लिखती है कि नायिका के मादक अंगों की आभा देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो बादल के माध्यम से गुलाबी रंग की आभा बिजली का फूल खिल गया। उसके बाद है यहाँ पे अगला, मेघ का बीच में कौन सा अलंकार है। तो मेघ वन बीच में कौन सा अलंकार है, मेघ वन बीच में उपमा अलंकार है। प्रस्तुत पद्यांश में नायिका के मुख की तुलना किससे की गई है। तो जो नायिका है उनके मुख की तुलना सूरज से की गई है। छविधाम शब्द का आपको क्या बताना है सर, अर्थ बताना है। तो जो छविधाम अर्थ होता है यहाँ पे केसों के बीच घिरा सौंदर्यमयी मुखमंडल अर्थात सुंदर छवि है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सर, तो आपका प्रश्नोत्तर संख्या 5 रहेगा। अब जो सर प्रश्नोत्तर संख्या 5 रहेगा ना, ये आपका पता है सर किस पे रहेगा सर, हमें भी नहीं पता है सर जी। तो जो ये आपका रहने वाला है, ये आपका जीवन परिचय पर रहेगा सर, किस पे रहेगा सर, जीवन परिचय पर रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पे सर, लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द में देना है सर जी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो यहाँ पे सर हम किसका जीवन परिचय लिखेंगे सर जी,
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सर लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। मिसाइल मैन के रूप में प्रसिद्ध भारतीय जनता समेत समस्त विश्व में लोकप्रिय भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 को धनुषकोडी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में एक निम्न वर्गीय परिवार में हुआ था। आर्थिक अभाव में पल रहे कलाम ने अपनी शिक्षा की राह की सारी मुश्किलें जो मुश्किल थी उनका डट कर यह सामना किया तथा डीआरडीओ से जुड़कर तदंतर इसरो के मुख्य वैज्ञानिक के तौर पर भारत को परमाणु शक्ति के तौर पर विकसित किया। इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भी इन्होंने अपने प्रेरक प्रसंगों तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भावी पीढ़ी खासकर बच्चों से साझा करने का समय ये निकाल लिया करते थे। और ऐसे ही 27 जुलाई 2015 ईस्वी को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में एक व्याख्यान के दौरान हृदयाघात से इनकी क्या हो गई भैया, मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। अब इनके बहुत सारे लेखक थे, जैसे इंडिया 2020 इनकी कृतियां थी यानी रचनाएं थी। ए विजन फॉर न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर, एन ऑटोबायोग्राफी, इग्नाइट माइंड्स, एनालाइजिंग द पावर विद इन इंडियन, आरोहण, प्रमुख, स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, कलाम जी की प्रेरणादायक कृतियां हैं। कलाम उच्च कोटि के वैज्ञानिक, लोकप्रिय राष्ट्रपति, प्रेरणादायक व्यक्तित्व, और यहाँ पे क्या है आपका, मानवता के पुजारी तथा भारतीय युवाओं के क्या थे, हृदय के सम्राट थे। बस यही आपको सर छापना है और अलग से सर आपको कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। अगला यहाँ पे देखिएगा, अगला आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ख है। यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से किसी कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 80 शब्दों में आंसर देना है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर। सर कौन है, रामधारी सिंह सर दिनकर है यहाँ पे। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जो आपके पेपर में आएगा मैं आपको वही आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको सर कुछ भी बता दूंगा जो आपके पेपर में नहीं आएगा, कोई मतलब भी तो नहीं है ना। तो यहाँ पे आपका कवि का आएगा जिसमें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर है। तो यहाँ पे मैंने जो लिया है वो सुमित्रानंद पंत का सर लिया। किसका लिया सर, सुमित्रानंद पंत का मैंने सर यहाँ पे लिया है। ठीक है ना। पेपर में आएगा, केवल आपको क्या करना है सर, छापना है। पेपर में क्या करना है सर, छापना है, और आपको कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। तो सुमित्रानंद पंत के बारे में क्या लिखेंगे, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत का जन्म उत्तराखंड के कुमायूं प्रांत के कौसानी नामक ग्राम में सन 1900 ईस्वी में हुआ था। बचपन से ही कवि हृदय सुमित्रानंद पंत ने उच्च शिक्षा के लिए प्रयागराज का रुख किया और इसे ही अपनी कर्म स्थली भी बनाया। सन 1942 में लोकायतन नामक संस्कृत पाठ का निर्माण किया और अरविंद दर्शन का प्रभाव उनके कार्य पर भी पड़ा और इन्होंने प्रयागराज से ही रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन किया। और सन 1950 में पंत आकाशवाणी से जुड़े और विभिन्न राष्ट्रीय पुरस्कारों से पुरस्कृत पंत ने हिंदी साहित्य में छायावाद की धारा का प्रवर्तन भी किया। सन 1977 में प्रकृति का चितेरा यह साहित्यकार स्वर्गधाम में कूच कर गया। कला और बूढ़ा चांद, चितंबरा, लोकायतन, वीड़ा, ग्रंथि पल्लव, गुंजन युगांत, ग्राम्य इत्यादि कृतियों के रचनाकार पंत ने प्रकृति के मानवीय कणों को अपने सृजन में सचारी बनाया और पंत की काव्य प्रकृति मानवतावाद तथा अंत चेतनावाद से प्रभावित है। पंत जी की कृतियों में स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म के विद्रोह की चित्रमयी भाषा के साथ स्थान मिलता है। उसके बाद आपका पेपर में आएगा सर, यहाँ पे जो 6वां नंबर रहेगा वो आएगा ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए, या फिर आपका पंचलाइट का कहानी आएगा। यही आता है, इससे बाहर ना आपके पेपर में आएगा और ना कभी आया हुआ है, आता ही नहीं है तो पढ़ने क्या जरूरत है। तो यहाँ पे ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य, सर क्या लिखेंगे, ध्रुव यात्रा कहानी के सुप्रसिद्ध कहानीकार जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित एक मनोवैज्ञानिक और मार्मिक कहानी है। कहानीकार ने इसमें मानवीय संवेदना को मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक दृष्टिकोण में सम्मिलित करके एक नई विचारधारा को जन्म दिया है। प्रस्तुत कहानी में जैनेन्द्र ने बताया है कि प्रेम एक पवित्र बंधन है और विवाह एक सामाजिक बंधन है। प्रेम की भावना व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करता है और प्रेम में पवित्रता होती है और विवाह में स्वार्थता। क्योंकि जाहिर सी बात है, अभी कोई विवाह करने आएगा तो स्वार्थ तो ही तो सिद्ध कर रहे हैं, क्योंकि वो लड़के में देखेगा कि इसकी सरकारी नौकरी है या नहीं है, पैसे वाला है या नहीं है। प्रेम की पवित्रता को आदर्शवाद की कसौटी पर कसना
ही कहानी का प्रतिपाद्य रहा है। आपने प्रतिपाद्य को प्रकट करने में कहानीकार को पूर्ण सफलता मिली है और कहानीकार के अनुसार व्यक्तित्व की अपेक्षा सार्वभौमिक और अलौकिक उपलब्धि अधिक क्या है, श्रेष्ठ है। अतः प्रेम की सर्वोच्चता को दर्शाना ही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है, जिसमें कहानीकार को पूर्ण सफलता मिली है। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या जो 7 रहेगा, यह आपका स्वपठित खंड काव्य रहेगा, जो कि आपको स्वपठित खंड काव्य के आधार पर उत्तर देना रहेगा। 80 शब्दों में आंसर देना है। तो यह आप अपने जिले के अनुसार करिएगा। जैसे यहाँ पे मैंने आलोक वृत्त का लिया है और इन्हीं का मैंने किया है, आप अपने जिले के अनुसार कर लीजिएगा। जिस जिले का होगा वे बच्चे ये पढ़ ले। तो जैसे मैंने यहाँ पे आलोक वृत्त का लिया है, आलोक वृत्त खंड काव्य के 7वें सर्ग का मैंने कथा वस्तु यहाँ पे दिया है। तो गुलाब खंडेवाल कृत आलोक वृत्त खंड काव्य का 7वां सर्ग 1942 को जन क्रांति को समर्पित है। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने के साथ 7वां सर्ग भी आरंभ होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे, अंग्रेज भारतीयों को इस विश्व युद्ध की आग में झुकना चाहते हैं, परंतु भारतीय को कल्याण की कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। क्रिप्स के भारत के दौर की असफलता ने गांधी के मन में स्वराज की भावना को दृढ़ किया। करो या मरो की स्थिति में गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो नारे के साथ स्वाधीनता संग्राम के निर्णायक युद्ध का बिगुल फूंक दिया और संपूर्ण भारत में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। कांग्रेस के सभा नेता जेल में भर दिए गए, किंतु अब देश की सामान्य जनता ने क्रांति का मोर्चा संभाल लिया था और अपने शांतिपूर्ण प्रयासों से ब्रिटिश जो सरकार थी उसके खिलाफ इन्होंने अपना लड़ाई किया था ना। हाँ, शासन की चूल्हे जला दी थी। ठीक है ना। आगे क्या लिखेंगे, हर एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में आएगा। आगे सर क्या लिखेंगे, इस दौरान गांधी जी का कस्तूरबा के निधन रूपी व्यक्तिगत क्षति से भी गुजरना पड़ता है और इसी सर्ग में गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा के मध्य हुए वार्तालाप का वर्णन है, जिसमें कस्तूरबा के मुख त्याग बलिदान तथा कर्तव्य भावनी के साथ गांधी जी का उनके लिए शुद्ध प्रेम भी अभिव्यक्त हुआ है। ठीक है ना। तो यही अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। उसके बाद जो आपका खंड खाएगा, यह संस्कृत का भाई साहब गद्यांश पद्यांश रहेगा। क्या रहेगा, संस्कृत का गद्यांश रहेगा और क्या रहेगा, पद्यांश रहेगा, जो कि आप के पेपर में देखेंगे तो यह आपका कितना नंबर का, 7 नंबर का रहेगा। तो लिखने का तरीका सबसे पहले क्या है, बेस्ट खंड डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, उसके बाद प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पे महापुरुषा अलौकिक प्रलोभ नेश बद्या नियत लक्षणान कदापि से लेकर कहाँ तक है, यहाँ पे नाट्य जत तक है। अब इसका आपको संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से उद्गृत है। अब कैसे, क्योंकि यहाँ पे महापुरुष आपको शब्द दिखाई दिया इसलिए महामना मालवीय लगा दिए, तो 2 नंबर आपको ऐसे मिल जाएगा। आप कुछ भी करेंगे यार मिल जाएगा नंबर, आप बहुत ज्यादा डरिए और मत। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपका अनुवाद है, इसको अगर स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिएगा, आपको अपने से करना है। संस्कृत देखिए उतना अच्छे से हम नहीं करा पाएंगे, नहीं तो गलत उलत हो गया तो पता लगा कहेंगे गुरुदेव के खुद ही नहीं इंग्लिश संस्कृत आती, हमें पढ़ाने चले हैं। ठीक है ना। फिर यहाँ पे श्लोक है आपका, इसका संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना रहेगा। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय, यानी कि जो दुष्ट की विद्या होती है। देखिए यहाँ पे आगे क्या है, खला से साधु विपरीत मेत ज्ञाना दानाय च रक्षणा, यानी कि जो दुष्ट की विद्या होती है यह विवाद के लिए होता है, धन मद के लिए मतलब गांजा पीने के लिए गुरुजी, शक्ति लड़ाई करने के लिए, और इसके विपरीत जो सर सज्जन की विद्या होती है ज्ञान के लिए, धन ध्यान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होता है। देखिए यहाँ पे संदर्भ लिख दिए, कोई दिक्कत। उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर जो 9 आएगा, ये आपका मुहावरा और लोकोक्तियां आएगा। अपने पैरों पर खड़ा होना 4 रहेगा, एक ही मैंने लिया है, असंभव काम करना, यानी कि उम्मीद के परे होना। अब इसका असर क्या करेंगे, यहाँ आप सीधा करेंगे कि राम के माता पिता बहुत खुश है क्योंकि राम नौकरी पाकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका प्रश्नोत्तर संख्या जो 11 का है,
अब देखिए जैसे यहाँ पे अगर आपको एक छोड़ दिया गया है प्रश्न, मान लीजिए अगर पेपर में प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप गलत ही लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर, क्योंकि गलत का भी आपको नंबर मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको नंबर जरूर से जरूर मिलेगा। उसके बाद शब्द युग्मों का यहाँ पे सही चयन करके लिखना है, जलद और जलज। तो जलद और जलद का क्या हो जाएगा सर जी, बादल और कमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, बादल और कमल हो जाएगा। अवलंब और अभिलंब, सर अवलंब और अभिलंब का सर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सहारा और क्या हो जाएगा सर, शीघ्र हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। अच्छत कर द्विज, तो अच्छत का अखंडित या फिर जिसके कोई खंड ना हो, टुकड़े ना हो। धन का लावा भी अच्छत के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है। किए गए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। घृणा के योग्य घृणास्पद कहलाता है। उसके बाद दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। महादेव वर्मा विद्वान कवित्री थी, तो महादेव वर्मा एक विद्वान यहाँ विद्वान नहीं बल्कि विशुद्धि कवित्री थी। क्या था, विशुद्धि कवित्री हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये गलत लिखा है भाई, ये गलत लिखा है, इसको नहीं रहेगा, ये गलत है यहाँ पे। महादेव वर्मा एक विशुद्धि कवित्री थी। मैं भोजन कर लिया हूं, मैंने भोजन कर लिया है। बाकी आप इसको कर लीजिएगा। उसके बाद आपका आएगा 12 का करुण रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ एक उदाहरण लिखिए। तो यहाँ आप देखिएगा इंपॉर्टेंट वाले ये आपका रस है, तैयार कर लीजिएगा भाई। मैंने करुण रस को यहाँ पे लिया है। करुण रस का जो स्थायी भाव होता है सर शोक होता है। परिभाषा क्या लिखेंगे, शोक नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए वृष्टि नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही है, उम्र कल थी आज मिट चली। उसके बाद 12 का है सर जी, उपमा अलंकार रूपक अलंकार का लक्षण से उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे उपमा अलंकार मैंने लिया है, जब दो अलग अलग वस्तुओं में उनके रूप गुण व समान धर्म के कारण समानता दिखाई जाती है तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए हरिपद कोमल कमल, यानी कि हरि के जो पद है वो कोमल के वो कमल के समान क्या है, कोमल है सर। उसके बाद आपका 12 का है यहाँ पे भाई साहब कुंडलनी आएगा, बोले तो छंद आएगा सर, छंद आएगा पेपर में, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या सोटा छंद अथवा कुंडलिया छंद का उदाहरण सहित आपको लिखना है। सोटा छंद का लक्षण क्या लिखेंगे सर, यह अर्धसाम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती है। दोहे का क्या होता है सर, उल्टा होता है। क्या होता है सर, उल्टा होता है। उदाहरण के लिए जो सुमिरत विधि हो, ठीक ना, गण नायक कविवर बदन करहु विग्रही सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उसके बाद आपका क्या आएगा सर, ये पत्र लेखन आएगा सर। देखिएगा ये पत्र लेखन आपके पेपर में देखेंगे सर कितने नंबर का आएगा। ये आपका पत्र लेखन जो है इंपॉर्टेंट है यार, आपके सीधा सीधा आपका 6 नंबर आपको दिलाएगा। देखिए क्या, किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को पुस्तक एवं लेखनी सामग्री दुकान खोलने के लिए ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। लिखने का तरीका सबसे बेस्ट क्या रहेगा, सबसे पहले सेवा में शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हंडिया शाखा प्रयागराज। उसके बाद विषय में क्या लिखेंगे, पुस्तक एवं लेखन सामग्री दुकान खोलने के हेतु ऋण प्राप्त करने के संबंध में। सबसे पहले महोदय निवेदन है कि मैं एक शिक्षित बेरोजगार युवक स्वरोजगार हेतु अपने निवास क्षेत्र में पुस्तक एवं लेखनी सामग्री दुकान खोलने का इच्छुक हूँ। इस संबंध में मैं आपसे आपके बैंक से द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मैं सभी आवश्यक कागजात मैंने लगा दिया है और अतः प्रार्थना है कि आप आवेदन पत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और यथाशीघ्र ऋण प्रदान करने के मतलब कि कष्ट करें। फिर आप बहुत ही अवश्य लिखेंगे संलग्न बस, और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं छापना है, नाम नहीं लिखना है, बस इतना ही लिखना है। उसके बाद आपका निबंध लेखन आएगा भैया, 9 नंबर का आएगा पेपर में। यहाँ पर लिखा है अपनी भाषा शैली में लिखिए। मेरा प्रिय कवि, पर्यावरण प्रदूषण, नवीन शिक्षा पद्धति, विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा, और एक आएगा किस पर भैया, यहाँ पे आएगा मेरा प्रिय कवि। क्या है सर, मेरा प्रिय कवि। तो सर निबंध लेखन कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, तो अगर इस पे आ रहा है तो सबसे पहले प्रस्तावना लिखना है मेरे प्रिय कवि पर, फिर उनकी रचना है, फिर उनका महत्व, बस। और क्या लिख देंगे, कवि पर है तो बस इतना ही तो लिखेंगे, और एक्स्ट्रा तो आप लिख नहीं पाएंगे। तो जो भी है इंपॉर्टेंट बस उतना ही मैंने बताया यहाँ पे। और ये आपके लिए मैंने 100 नंबर की भाई साहब कॉपी दिया है, और ये आपके पेपर में आएगा तो आपको छाप कराना है, कुछ भी हो जाए सर। 100 नंबर की कॉपी है, ये देख सकते हैं पूरा मैंने एक एक चीज करके समझाया है। तो देन ये वीडियो यार इंपॉर्टेंट लगे तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।